नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए हम अगली श्रृंखला में आपके टॉपिक को कवर करेंगे आज, जिसको आपके सिलेबस में शिक्षण के नवीन उपागम के अंतर्गत पढ़ा जाना है। शिक्षण के नवीन उपागम मतलब न्यू इनोवेशन इन एजुकेशनल सिस्टम या फिर कहें कि टीचिंग के नए इनोवेशंस की बात आज हम करेंगे, जो आपके पिछले सुपर टेट के दृष्टिकोण से, पीजीटी एजुकेशन के दृष्टिकोण से या कहीं पर भी जहां पर भी शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है वहां पर इस टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनकी चर्चा हो। पहले इस शब्द के एक सामान्य अर्थ को या इस शब्द से एक सामान्य समझ का निर्माण कर लेते हैं, फिर हम सभी तथ्यों पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि ये पहली लाइन में लिखा हुआ है कि शिक्षण के नवीन उपागम, तो नवीन से आपके समझ में आ रहा है तो कौन कौन से उपागम हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेथड से ये थोड़ा सा व्यापक शब्द है। आज के समय में आप अक्सर देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे व्यवस्थाएं स्कूल की संचालित की जा चुकी हैं कि बैगलेस एजुकेशन का नाम आप सुन रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ आप टिफिन देकर के भेजिए, सारी चीज़ें स्कूल में सारा सिलेबस वही है, घर जाके उनको कुछ नहीं पढ़ना। जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो विद्यालय में पढ़ेंगे और एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ेंगे। ये भी एक नया तरीका अपनाया गया है। कहीं पर भी जो विद्यालय की विभिन्न औपचारिकताएं हैं, औपचारिक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उन सब में भी तमाम छूट दे करके या छूट को ऐसी तरीके से कि बहुत सिंपल तरीके से वो सब चीज़ें मैनेज हो जाए, वो तरीके अपनाए जाते हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सरलतम रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न नवीन नए प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी नवीन और नए प्रयासों को, जो शिक्षा को सरलतम ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम शिक्षण के नवीन उपागम के अंतर्गत रखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इस नवीन व्यवस्थाओं को संचालित करने में क्या क्या वर्किंग होती है, वो देख लेते हैं। तो कहा गया कि हमारे देश में हम लोग तकनीकी दृष्टि से काफ़ी अधिक आगे बढ़ रहे हैं और उसको ध्यान में रखकर जितने भी शिक्षाविदी हैं और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, वे सभी अपने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नवीन साधनों का प्रयोग करते जा रहे हैं। इस नवाचार को हम कह सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नव धन आचार। नव से तात्पर्य हुआ नया या नवीन, और आचरण, आचार से मतलब क्या हुआ, हमारा आचरण यानी बिहेवियर, यानी जो भी हमने चेंज लाया है वो हमारे नवाचार के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो एक बात और समझने का प्रयास करिएगा। पूर्व में मैंने आपको नवाचार पढ़ाया है, तभी चीज स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया था। यहाँ पर ये लाइन देखिएगा, नवाचार को अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ नया अप्लाई कर दीजिए, वो नवाचार हो जाता है। तो नया अप्लाई करना ठीक है, वो पूरी तरीके से नवाचार नहीं कहलाता है। कहलाता है कि जो चीजें पहले चल रही थी उस चलती हुई व्यवस्था में सुधार करने के लिए, उस व्यवस्था को सरल करने के लिए जो आप नए नए तरीके अपना रहे हैं, वो व्यवस्था नवाचार कहलाती है। यही बात को या इस लाइन में स्पष्ट करा गया। क्वेश्चन भी अगर आपसे मान लीजिए विकल्प के रूप में है कि नवाचार से तात्पर्य है किसी नई व्यवस्था का संचालन करना, नई खोज करना, और लिखा हो कि पूर्व स्थित विधियों और रीतियों में नवीन प्रविधियों का समावेश करना, ये आपका सही विकल्प होगा। यही बात यहाँ पर ये लाइन कह रही है और यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थित, यानी कोई नई व्यवस्था हमें नहीं संचालित करनी, व्यवस्थाएं पूर्व से चल रही हैं, उस व्यवस्था में हमें उस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हमें नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना है। इसीलिए कहा गया है कि नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व में स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करता है। इस रूप से नवाचार को परिभाषित कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द जो है इनोवेशन, जो इनोवेट शब्द से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटीज। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनोवेशन किस शब्द से मिलकर बना है, तो इसलिए हमने इसको इसके जो हिंदी शब्द अर्थ और अंग्रेजी शब्द अर्थ दोनों के रूप में समझने का प्रयास किया। तो टू इंट्रोड्यूस
नोवेलिटीज यानी नवीनता लाना, या फिर इसी को हम कह सकते हैं टू मेक चेंज यानी परिवर्तन लाना। तो हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों शब्दों के संधि विच्छेद या इनका विश्लेषण करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि इनोवेशन शब्द क्या है। तो इनोवेशन शब्द का अर्थ हुआ, और जो ये लाइन आगे लिखी है ये आपके पिछले सुपर टेट के एग्जाम में पूछी गई लाइन है, परिभाषा है, और उसी को हम लोग आगे कोड कर देते हैं कि इनोवेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ या नवाचार का अर्थ क्या हुआ। तो इसको शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में समझें तो कहा गया शैक्षिक नवाचार वह परिवर्तन है जो नवीनता लाए। किसने कहा? वो योगेंद्र जी ने कहा। तो इनोवेशन शब्द का अर्थ है यहाँ से वह परिवर्तन जो नवीनता लाए वह नवाचार कहलाता है। ये बात कही किसने? ये योगेंद्र जीत की कोटेशन है, पिछली बार परीक्षा में आपके पूछी जा चुकी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास। अमूमन आप देखेंगे जहाँ कहीं पर भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी वहां पर प्रचलित टॉपिक उठा करके आपको पढ़ा करके कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए और देखिए कि किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी क्षेत्रों से पर हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा। जहां से प्रश्न पूछे गए हैं यानी वहां से प्रश्न फिर से बन सकते हैं, तो उन बातों को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ बढ़िया बढ़िया चमकदार टॉपिक्स उठा करके हम आपका सिलेबस कल खत्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको पढ़ते रहें। आगे भी हम नवाचार को और रूप से परिभाषित करें तो कुछ विद्वानों के विचार ले लेते हैं। तो बार्नेट HC की एक कोटेशन है, वहां पर भी इस बात को कहा गया है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, ये एक ऐसा व्यवहार है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान रूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। थोड़ा सा क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव दृष्टिकोण से नहीं। अतः हम इसको कह सकते हैं कि नवाचार एक विचार है जिसको मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता या अनुभव करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति उसको नया मान लेता है कि सारी नई व्यवस्थाएं संचालित हो गई हैं। नई व्यवस्थाएं संचालित नहीं हुई हैं, व्यवस्थाएं में नवीन रीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नवाचार का अर्थ, उसकी परिभाषा। अब देखते हैं कि कौन कौन से नए नवाचार हम अपनी शिक्षण व्यवस्था में लेकर आ गए हैं। तो ये जो आपके सिलेबस में है उसको देखते हैं। तो पहला कहा गया, पहला कौन सा नवाचार चल रहा है, ये जो आपके सिलेबस में है और इसे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग चालू हो चुकी है। बिल्कुल गतिविधि आधारित शिक्षण यानी एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग आपके यहाँ हो रही है। रुचिपूर्ण शिक्षण यानी जॉयफुल टीचिंग की बात हो रही है। सह शिक्षण की बात हो रही है। दक्षता आधारित शिक्षण की बात हो रही है। उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है और बहुकक्षा शिक्षण और बहुस्तरीय शिक्षण की बात की जा रही है। इसको भी हम लोग एक एक को कवर करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। तो कभी कभी हमको लगता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को ध्यान में रखकर या केंद्र में रखकर हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी सारी चीजें बाल केंद्रित शिक्षण में आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः आप इसके विकल्प अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे संबंधित उत्तर करने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु कुछ बारीक बातें इस पर थोड़ा सा हम अगर समझ लेंगे तो वहां पर हम विकल्प चुनाव में थोड़ा सा अच्छा चिंतन कर पाएंगे। तो चलिए आइए इसीलिए मैं देखता हूँ, इसीलिए सामान्य से टॉपिक को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो कहा गया बाल केंद्रित शिक्षण की बात करते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण से क्या मतलब है? कहा गया ये एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा शैक्षिक प्रणाली है जिसमें छात्रों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं नीतियों का निर्माण किया जाता है। गुरु जी को पढ़ाने में किस प्रकार से आसानी रहेगी ये बात ध्यान में न रखकर बच्चों को क्या चीजें पसंद है और किस तरीके से वो मनोरंजन तरीके से इस चीजों को समझ जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखकर कोई नीति बनाई जा रही है तो वो हमारी बाल केंद्रित शिक्षण नीति के अंतर्गत या बाल केंद्रित शिक्षण उपागम के अंतर्गत रखी जाएगी। अच्छा, बालक को केंद्र मानकर, क्योंकि विभिन्न एक नीति अगर हम बनाएंगे तो हम जानते हैं कि हमारे कक्षा में एक से अधिक योग्यता विशेषता वाले बालक बैठते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हमने व्यक्तिगत विभिन्नता कहा।
हम जानते हैं कि विभिन्न सामाजिक परिवेश के विभिन्न वंशानुक्रम क्षेत्र के बालक हमारे क्लास में हैं। एक रीति, एक नीति, एक व्यवस्था से हम अगर पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे लाभान्वित नहीं हो सकते। ये सोच आई और इसी सोच के पश्चात से बाल केंद्रित शिक्षण की शुरुआत हो गई। तो बाल केंद्रित शिक्षण की शुरुआत के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो शिक्षा में मनोविज्ञान का जो एक टॉपिक है, व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन जो है जब शुरू किया जाने लगा लगभग फ्रांसिस गाल्टन के समय, फ्रांसिस गाल्टन ने कहा जाता है कि सर्वप्रथम व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किया, तो उस समय के बाद से शिक्षण व्यवस्था को कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था चालू हो गई। तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पर कोड किया है कि शिक्षा में मनोविज्ञान के व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन बाल केंद्रित शिक्षा की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य है या भाग है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक की बात हो, तो सारे बातें हैं, सभी चीजों को बच्चों पर ध्यान रख करके ही बनाएंगे। चलिए भाई, तो हमारे बाल केंद्रित शिक्षा हमारे व्यक्तिगत भिन्नता से सीधे संबंधित है। ऐसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा लागू उस पर जोर देते हैं। रूसो, टैगोर जी हमारे प्रकृतिवादी, वैसे तो रूसो प्रकृतिवादी, घोर प्रकृतिवादी है, भारतीय संदर्भ में टैगोर जी को कहा जाता है। फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी और मॉन्टेसरी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। ठीक है, और आपका आगे अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं, तो बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता होगी, खुद से चीजों को करने की प्रयास किए जाएंगे, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को महत्व दिया जाएगा और स्वयं के अनुशासन पर बल रहता है। पाठ्यक्रम में विविधता दी जाती है और मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का प्रयोग भी हम पढ़ाते समय करते हैं। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करते हैं और नैसर्गिक विकास यानी प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इस बात पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे के अगला बाल केंद्रित शिक्षण की बात हो गई। गतिविधि शिक्षण पर अगर हम बात करें, दूसरा जो हमारा नवीन उपागम है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, इसकी अगर हम चर्चा करें तो कहा गया कि क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से गतिविधि आधारित शिक्षण का तात्पर्य है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का जवाब। कहा गया कि गतिविधि आधारित शिक्षण से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिसकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया आपके डीएलएड के एग्जाम्स में भी, और ये आपके सुपरटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्रियापरक विधि से तात्पर्य है। तो क्रियापरक विधि से तात्पर्य छात्र स्वयं अपनी क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, तो वो चीज क्या कहलाएगी? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करे। बच्चे स्वयं की क्रियाओं से, बच्चों को विकल्प कई सारे होंगे, ऐसा विकल्प भी दिया जा सकता है इसमें लिखा हो कि एक्टिविटी बेस्ड गतिविधि आधारित शिक्षण से तात्पर्य है बच्चों को खेल खेल में सिखाना, बच्चों को शिक्षक द्वारा कही गई गतिविधियों को करने देना। ठीक, और तीसरा विकल्प हो कि बालकों को स्वयं की क्रियाओं के द्वारा ज्ञान प्रदान करना, ये आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये जो लाइन है ये परीक्षा में पूछी गई लाइन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कोड कर दिया। छात्र स्वयं से कोई अनुक्रिया किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए करता है और बालक का जो शरीर जब वो अपने मन से कोई काम करता है तो उस समय बालक का शरीर और मस्तिष्क दोनों क्रियाशील होते हैं, और उस समय की कोई भी चीज अगर सिखाई बताई जाती है तो वो चीजें सदैव के लिए मस्तिष्क में बैठ जाती है। सोइन चेन ने कहा कि क्रियापरक विधि का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। यहाँ पर यह बात हमारी प्रमाणित भी हो जाती है। ठीक है, कि छात्रों को स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्रियापरक विधि है। इस बात को हम सोइन चेन की डेफिनेशन से प्रमाणित कर सकते हैं। इस पार्ट से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्रियापरक विधि से तात्पर्य है, आप जान गए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से फला खेल किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? शारीरिक अंतर्गत, मानसिक और या शारीरिक मानसिक दोनों। तो आइए देखते हैं गतिविधि का श्रेणीकरण। तो यहाँ पर जो गतिविधि का श्रेणीकरण है वो मतलब जो भी उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक्टिविटीज का, वो 3 आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
एक शारीरिक गतिविधि, दूसरा मानसिक गतिविधि, तीसरा है शारीरिक एवं मानसिक दोनों गतिविधि। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कदम ताल निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर आधारित है। तो आपने दिमाग लगाया कदम ताल शारीरिक है मानसिक है, शारीरिक मानसिक दोनों है, क्योंकि कदम ताल में क्या करते हैं, कभी कभी हमें कमांड भी सुनते हैं कि हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से रहिएगा, इन सब बातों को ध्यान रखिए, बहुत दिमाग मत लगाइए। हाँ कोर्ट कचहरी चक्कर लगाना है तो खूब दिमाग लगाइए, ठीक, और वहाँ पर अपनी बातों को एकदम प्रमाणित करने का प्रयास करिएगा, लेकिन सरलतम तरीके से अगर आपको परीक्षा पास करके जाना है, जो SCRT की बुक्स हैं वहाँ पर जो बातें कही गई हैं उनके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। बाकी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इन पर खूब हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो कदम ताल, PT, उछल कूद निम्नलिखित में से किस गतिविधि के अंतर्गत आती हैं, तो शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, शारीरिक गतिविधि के अंतर्गत। दूसरा अगर कहा जाए कि चिंतन मनन तर्क वार्तालाप वर्ग पहेली पूछना लेखन भाषण देना, ये किस गतिविधि के अंतर्गत आती हैं, तो ये मानसिक गतिविधि। अब इसको थोड़ा सा व्यवहारिक प्रश्न के रूप में कर देंगे। एक विद्यालय में किसी विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वह किस प्रकार की गतिविधि पर आधारित है, तो आप जान जाएंगे मानसिक गतिविधि पर आधारित है, ठीक है। अब ये मत कहना कि उसमें पेन पकड़े हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हाथ भी मजबूत हो रहा है, उंगली भी चल रही है, तो ये ज़्यादा दिमाग में लगाओ, जो लिखा है वो आप प्रयास करिएगा। दूसरा एक है शारीरिक और मानसिक गतिविधि। अब ये एक ऐसे खेल हैं जिसमें कहा गया कि पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे पीछे कूदे। कहा गया कि बच्चे दौड़ रहे हैं, अगर आपसे कहा जाएगा तोता तो आपको 2 कदम आगे चलना है, अगर आपको कहा जाएगा मैना तो 1 कदम पीछे जाना है, ठीक है। इस तरीके के जो खेल है उसमें क्या कहा गया, पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना। वर्ग कूद, ठीक है, वर्ग कूद आपने कोई बॉक्स बना दिया है, अक्षर कूद करा रहे, ए लिखा कहाँ लिखा, बी कहाँ लिखा, सी कहाँ लिखा, डी कहाँ लिखा। इस तरीके के जो खेल हैं वो दोनों प्रकार से आते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक। जहाँ पर ऐसे खेल हैं जहाँ पर सोचना भी पड़ रहा है और लिखना करना भी पड़ रहा है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि से संबंधित है, बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रक्रिया आ जाएगी। और जहाँ पर सिर्फ शारीरिक गतिविधियों का खेल है वहाँ पर आप वैसे विकल्प का चुनाव करेंगे। आगे आ जाइए, तीसरा हमारा जो उपागम है रुचिपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। गंभीर छात्र रुकें, बाकी तो आपके लिए बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं। रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण या जॉयफुल टीचिंग एक उपागम और आ गया है, इसको व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम के रूप में लागू भी किया गया था, देखते हैं कैसे। तो आनंद या रुचिपूर्ण शिक्षण से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य कहा गया कि एक ऐसी विधा जो बालक की रुचियों को, बालक की अभिरुचि का मतलब क्या होता है, स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है, तो बालक के जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की जाती है, ठीक है। बच्चों को इस उम्र में ये खूब पसंद आता है, तो इस तरीके से हम अपने कार्यक्रम को खेल में बदल दें, अपने कार्यक्रम को पहेली में बदल दें, ठीक है, तमाम चीज़ों में एक्टिविटीज़ में बेस्ड कर दें, ठीक है, जिससे उनको आनंद आ जाए। तो एक ही व्यवस्था में हम एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है, एक ही वो व्यवस्था रुचिपूर्ण भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि ये वाला स्कूल है इसमें एक्टिविटी चलती है, उसमें एक्टिविटी में आनंद भी आता है, तो वो दोनों मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बात आपको समझ में आ चुकी होगी। शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल, शिक्षक को किसकी, बालक की रुचि के अनुकूल स्थूल पदार्थों, चित्रों, मॉडल आदि का प्रयोग कर पाठ पढ़ाते समय अवश्य करना चाहिए। अतः अब यहाँ पर आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण और उपलब्धि, शिक्षा यानी सबको उपलब्ध हो सके और बच्चे उसमें उपलब्धि यानी अचीवमेंट प्राप्त कर सकें, इस हेतु शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 1994 में, कब किया गया, 1994 में रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया। क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम कब संचालित किया गया, या शिक्षा के सार्वजनिकरण और उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया, 92, 93, 94, 95, तो आपको क्या बताना है, 1994 में किया गया, ठीक है। इसके रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम सफल रूप से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए शिक्षा निदेशालय बेसिक निदेशालय लखनऊ के अधीन अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो विभाग के अधिकारियों, यूनिसेफ के स्टाफ और डाइट तथा प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ कार्यक्रमों को संचालित करता है और बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
आगे की बात करते हैं। अगला उपागम है सहभागी शिक्षण। बात समझ में आ चुकी है आपको। रुचिपूर्ण मतलब बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए पाठ पढ़ाना, ये क्या है, रुचिपूर्ण या जॉयफुल टीचिंग है। ये व्यवस्था कब संचालित की गई? तो शिक्षा विभाग द्वारा 1994। दो बातें आप इस पाठ से याद रखिएगा, ठीक है। कम से कम दो बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। को टीचिंग का मतलब, सहभागी शिक्षण का मतलब क्या है? तो सहभागी शिक्षण का कई बार लोग समझ लेते हैं कि एक से अधिक शिक्षक, वो पीयर टीचिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरी चीज कही गई है, को टीचिंग कहा गया। को मतलब साथ साथ, कौन साथ साथ रहेगा? तो क्लास में कौन साथ साथ है? क्लास में शिक्षक है, शिक्षार्थी है, टीचर है, स्टूडेंट है, तो इन दोनों को साथ में लाना है। कहा गया सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ है शिक्षक और जो टीचर और स्टूडेंट की सहभागिता से लिया जाता है। आर के शर्मा की बात को लेकर हम अपनी बात को प्रमाणित करते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जिस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उससे, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट का सहयोग प्राप्त करके उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह भी शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, शिक्षण सहभागी कहलाता है, सहभागी शिक्षण कहलाता है, ठीक है। इसी बात को दुबे साहब भी कह रहे हैं, श्री कृष्ण दुबे। क्वेश्चन ये परिभाषा के रूप में भी बन सकते हैं। दोनों बातें हैं, हमारी बात सही है, इसका प्रमाण भी परिभाषा से मिलता है और परिभाषा से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण दुबे। सहभागी शिक्षण का अर्थ उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी की, यहाँ भी वही बात आ गई, शिक्षक एवं विद्यार्थी की, वो पीयर टीचिंग है जहाँ पर कई सारे टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, मतलब एक से अधिक टीचर पढ़ाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। शिक्षक और शिक्षार्थी की पूर्ण सहभागिता निश्चित होती है तथा सहभागिता द्वारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाई जाती है। दो और बचे हैं, इनको पढ़ करके बात को खत्म करते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण, यहाँ से खूब प्रश्न बने हैं, पूर्व की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण, इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग। तो इफिशियंसी शब्द सुनकर ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। इफिशियंसी का मतलब होता है कि क्षमता, यानी, और क्षमता की जब बात आती है तो लिमिटेशन की बात भी आती है, यानी लेवल की बात भी आती है, स्तर की बात भी आती है। तो दक्षता के विकास से क्या मतलब है? तो दक्षता के विकास से तात्पर्य हुआ कि शिक्षार्थी के किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख लेना कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए, ठीक है। ऐसे सीख जाइए कि एकदम वो आप वे ऑफ लाइफ बने, उसे कहा जाता है इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग। इसे मास्टरी लर्निंग और ऑप्टिमम लर्निंग भी कहा जाता है, कि खूब अच्छे से सीख चुका है, एकदम दक्ष हो चुका है, कहते हैं ना दक्ष, तो दक्षता हासिल कर चुकी है, पूरी तरीके से इस पर कमांड हासिल कर लिया है। इस आधार पर दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम स्तर, यहाँ पर यह कह दिया कि अगर दक्षता लानी है तो कम से कम एक मिनिमम लेवल तो बिल्कुल बनाना, इससे कम न सीखे। तो अधिकतम है यहाँ पर बात, तो कम से कम इतना तो आ ही जाए। तो न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पना दी गई है, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाती है। अब एक नया शब्द मिल गया, अधिगम का न्यूनतम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर जब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात कही जा रही है तो इस शब्द को कब ड्राइव किया गया? तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये शब्द जो आया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये शब्द प्रस्तुत करने के बाद इस शब्द के पीछे की क्या मंशा है, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा एक समिति का भी निर्माण किया गया। तो चलिए, और क्वेश्चन इन सब से पूछा जा चुका है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो कहा गया कि अधिगम के न्यूनतम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मंशा के अनुरूप, क्वेश्चन बना कि अधिगम का न्यूनतम स्तर किस शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्वेश्चन का जवाब होगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, इस लाइन को पढ़ते हैं उसके बाद आपको प्रश्न के रूप में बताऊंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात कही गई कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होना चाहिए। अब इसको प्राप्त करने के लिए 1990 में ये नीति बनी थी, 1986 में। 4 साल बाद 1990 में डॉक्टर RH दवे की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और उसने कहा कि प्रत्येक पढ़ाई का कम से कम मिनिमम लेवल आप डिजाइन करिए और उतना तो बच्चे सीख ही जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मंशा अनुरूप 1990 में RH दवे की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया,
दोनों चीज पूछी जा चुकी है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया। तो डॉक्टर आर एच दवे समिति का निर्माण किया गया। अब ये जो समिति बनी थी उसने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे का जो सिलेबस है उस सिलेबस में मिनिमम लर्निंग लेवल डिजाइन करने के लिए 3 क्षेत्रों में अपने सुझाव दिए। एक तो भाषा सिखाने के लिए, भाषा का न्यूनतम अधिगम स्तर, गणित का और पर्यावरण। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अधिगम या दवे समिति द्वारा अधिगम के न्यूनतम स्तर के संबंध में सुझाव नहीं दिया गया। तो ये 3 आपके इन क्षेत्रों में दिया गया, भाषा, गणित, पर्यावरण में दिया गया था। अगला जो भी लिखा होगा उसके संबंध में सुझाव नहीं दिया गया। ठीक है, अब दक्षता आधारित शिक्षण के सोपान देखते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। कहा गया कि कैसे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रिपेयर होकर पढ़ाएंगे तभी चीजें बनेंगी। तो कहा गया लेसन प्लान बना के जाइए, यानी पूर्व तैयारी, और उसी के अनुरूप प्रस्तुतिकरण करिए। नियम निर्णय का समन्वयकरण करिए, इसके बाद प्रैक्टिस कराइए। प्रैक्टिस की जो करते समय बच्चे जो गलती करें उनका उसमें शुद्धिकरण करिए, उसके बाद फिर से प्रयोग करिए। इस तरीके से इसके सोपान बनाए गए, यानी 6 सोपान बताए गए। और फिर किस लिए होता है ये इफिशियंसी बेस्ड टीचिंग, तो कहा गया बच्चों को एकदम एक्सपर्ट बनाने के लिए, बच्चों में कंपटीशन की भावना विकसित हो सके, उनका अपने नॉलेज पर एक कमांड स्थापित हो सके, शिक्षण के प्रति उनकी रुचि डेवलप हो सके और सहयोग की भावना का विकास हो सके। ऐसे कार्यों के लिए दक्षता आधारित शिक्षण की बात कही जाती है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा शिक्षण। ये 2 टॉपिक हैं, इसको पढ़ करके फिर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। कहा गया कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना आपको। दक्षता आधारित 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि दक्षता आधारित शिक्षण के लिए किस स्तर की प्राप्ति है, तो न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति आवश्यक है। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है तो दक्षता आधारित यानी एक स्तर तक किसी ज्ञान को प्राप्त करना, ये दक्षता आधारित, या अधिकतम स्तर तक किसी ज्ञान को प्राप्त करना वो कहलाता है। दक्षता आधारित शिक्षण को और क्या कहते हैं, तो इसे मास्टरी लर्निंग या ऑप्टिमम लर्निंग लेवल भी कहते हैं। ठीक, दक्षता को, न्यूनतम अधिगम स्तर को नहीं। अब इस आधार पर न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति करनी होती है। न्यूनतम अधिगम स्तर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई, तो इसको मूर्त रूप देने के लिए किसी समिति का निर्माण के लिए, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, काम कैसे होगा इस पर, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई गई, 11 सदस्यीय कमेटी। उसने काम किया और 3 क्षेत्रों में मिनिमम लर्निंग लेवल डिजाइन किया और वो आगे बात होगी। इसी आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना भी होती है। कहा कि मिनिमम लेवल क्या होता है, पढ़ाने हम जा रहे हैं मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाएंगे, तो हम पहले मिनिमम सोचे बैठे हैं तो पढ़ाएंगे क्या। ठीक है, इस आधार पर आलोचना भी होती है। चलिए 2 बातें और देख लेते हैं। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण की एक नई व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो चुकी है, और बहुकक्षा शिक्षण। तो रेमेडियल टीचिंग एक वर्ड है। तो रेमेडी कब होती है, तो जरा सा हम आते हैं इलाज पर। तो जब रेमेडी आप लेते हैं कि जब कोई दिक्कत है, परेशानी है, पता चल गई, और उस आधार पर आप उसका इलाज करते हैं, रेमेडियल। तो दोनों बातें देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, वो होता है कब, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट था उसमें जो आपका शुगर वुगर कम आया है, ब्लड कम आया है, तो आप उसी डायग्नोज करने वाले व्यक्ति से दवा नहीं लेते, आप जाते हैं फिर डॉक्टर साहब के पास, वो दवा लिखते हैं, तब आप दवा लेते हैं। इसीलिए जो परीक्षा हुई उसमें जो टेस्ट में जो कमी आई, तो वो अपने आप सुधारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक्सपर्ट के पास, टीचर के पास जाएंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात छात्रों की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन पहली लाइन का बढ़िया बेहतरीन कि उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन क्यों किया जाता है, तो छात्रों की त्रुटियों, कठिनाइयों, अधिगम के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से। क्वेश्चन पूछा जाए कि निदानात्मक शिक्षण परीक्षण का प्रयोग कब किया जाता है, कब, तो छात्रों की कठिनाइयों या त्रुटियों का पता लगाने के लिए। उपचार में दूर करेंगे, निदान में पता लगाएंगे। ठीक भैया, चलो आगे इसकी अपने योकम तथा सिप्सम ने क्या कहा है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। ठीक है, जो उसकी कमियां हैं, जिसको दिक्कत है, जो चीज समझ में नहीं आ रही है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लास्ट अपना देखते हैं कौन सा है, बहुकक्षा शिक्षण या बहुस्तरीय
शिक्षण, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, क्योंकि एक मास्टर पूरा स्कूल संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहु कक्षा की भी आवश्यकता पड़ेगी और बहु स्तर की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मल्टी क्लास और मल्टी ग्रेड और या मल्टी लेवल टीचिंग, दोनों में अंतर है, जरा देखिए। बहुकक्षा शिक्षण से तात्पर्य क्या हुआ? एक शिक्षक द्वारा प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। अब कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय है और ताला आप ही खोलते हैं। ठीक है, विद्यालय का तो अकेले मास्टर हो, आप पढ़ाओगे आप ही, तो अब अलग अलग ऐसा तो नहीं कि 10 से 1 पहले कक्षा 1 पढ़ा ले जाएंगे, फिर 1 बजे के बाद तो फिर पढ़ा चुके। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि सामान्यतः अपनाया जाता है कि एक ही समय पर, अब हमारे पास रूम भी एक ही है, तो बच्चों की, छात्रों की संख्या के आधार पर हम एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर बच्चों को बैठाते हैं और उसी अनुरूप को पढ़ाने, अपने चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया प्रभावी प्रबंधन विधियों को अपनाकर एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने का काम बहुकक्षा शिक्षण यानी मल्टी ग्रेड टीचिंग में कहलाता है। दूसरा शब्द लिखा है बहुस्तरीय। अब इसका मतलब क्या है? तो बहुस्तरीय में आपको एक से अधिक कक्षा नहीं लेनी है, एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उनके स्तर के आधार पर समूहों में बांट देना है और तब पढ़ाना है। मतलब मल्टी लेवल लाना है, बच्चों में मस्तिष्क का जो स्तर होगा एक ही क्लास के वो अलग अलग होगा, उसी अनुरूप हमने अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया और तब उस आधार पर उनको पढ़ाने का प्रयास किया, तो ये मल्टी लेवल टीचिंग हो जाएगी। एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उसके लेवल के आधार पर ग्रुप में डिवाइड कर दे और तब पढ़ाए, तो ये बहुस्तरीय शिक्षण कहलाता है। इसे मानसिक स्तरीय शिक्षण भी कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसे मानसिक स्तरीय शिक्षण भी कहा जाता है? तो बहुस्तरीय शिक्षण को भी मानसिक स्तरीय शिक्षण कहा जाता है। जैसे किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को कठिन, सरल और मध्यम प्रश्न देकर उन्हें हल करने के लिए कहना, ये हमारे विभिन्न उपागम है जिनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। आगे लेक्चर अपना सूक्ष्म शिक्षण और आधारभूत शिक्षण कौशल, माइक्रो टीचिंग एंड फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग, इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए।